असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम में इसे जारी किया। बीजेपी ने असम के लिए 10 संकल्प लिए, जिसमें असम को बाढ़ मुक्त करने का वादा, 8वीं से ऊपर की क्लास की छात्राओं को साइकिल देने का संकल्प। इसके अलावा जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि असम में सही एनआरसी को लागू करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जाएगा। घुसपैठियों की पहचान होगी। इसके अलावा 30 लाख लोगों को हर महीने 3,000 रुपए देने का वादा भी किया गया है। साथ ही भूमिहीन किसानों को जमीन का पट्टा देने की बात भी कही गई है। असम के राइट्स के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए करेक्टेड एनआरसी के लिए हम काम करेंगे। और जब हम करेक्टेड एनआरसी के लिए बात करते हैं तो उसमें जो मैंडेट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप है, उसमें हम प्रोटेक्ट करेंगे जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स को, और हम इन्फिल्ट्रेटर्स को उसमें हम डिटेक्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रयासरत होंगे ताकि सही मायने में असम का रहे, अहोम की सिविलाइजेशन को हम सुरक्षित रख सके, इस बात का हम प्रयास करेंगे। तो अहोम की सिविलाइजेशन को सुरक्षित रख सके, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। 14% इनकी आबादी और 45 से ज्यादा सीटों पर ये असर भी डालते हैं। विक्रांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं गुवाहाटी से। विक्रांत, आपने तो डिटेल में ये मैनिफेस्टो देखा भी होगा, संकल्प पत्र देखा भी होगा, और कुछ बातों का जिक्र, 10 कमिटमेंट का जिक्र जेपी नड्डा ने भी किया। जरा बताइए, असम के विकास के लिए 10 कमिटमेंट और कौन कौन से संकल्प बीजेपी की तरफ से लिए गए? देखिए, बीजेपी ने 10 संकल्प लिए। पहला संकल्प तो यही रखा है कि असम को पूरी तरीके से बाढ़ मुक्त करेंगे। और दूसरी बड़ी बात जिसका कांग्रेस बार बार अपने जिक्र करती है चुनावी रैलियों में कि सीएए को लागू नहीं होने देंगे, तो आज जब मंच पर जेपी नड्डा अपना संकल्प पत्र जारी कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि सीए हैसल फ्री सीए होगा, करेक्ट सीए होगा, और उसमें किसी तरीके की गलती नहीं होगी। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सीए को लाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लाएंगे, और उसमें किसी तरीके की गलती या गुंजाइश नहीं रखी जाएगी कि कोई गलती उसमें हो। इसके अलावा ये कहा गया है कि डीलिमिटेशन में जो जितने भी पॉलिटिकल और एथनिकल राइट्स हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। आत्मनिर्भर असम बनाया जाएगा, यानी सेल्फ सफिशिएंट असम होगा। और 2 लाख नौकरियों की, 2 लाख सरकारी नौकरियों का वायदा किया गया है, ये ध्यान रखना होगा। और उसमें कहा गया है कि 31 मार्च 2022 तक 1 लाख नौकरियां कर दी जाएगी, और बाकी जो है आगे उसमें बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी 1 लाख नौकरियों की बात की गई है। असम को एंटरप्रेन्योर हब बनाने की बात की है जेपी नड्डा ने, तो ये कह सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को एक बड़ी राहत देने की कोशिश की गई है कि 30 लाख जो परिवार हैं, गरीब परिवार, उनको अरुणोदय स्कीम के तहत उनको वित्तीय मदद भी दी जाएगी। तो बीजेपी का दावा है कि अपने संकल्प पत्र में उसने असम के हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ रखा है, और एक बार असम की सरकार दोबारा से बनाने के बाद जो बचे हुए काम है, जो इस संकल्प पत्र में कहे गए हैं, उनको पूरा किया जाएगा। विक्रांत, आप तो लगातार वहां पर बने हुए हैं, काफी वक्त से कवर कर रहे हैं, और वहां के जमीनी मुद्दों को आपने समझने की कोशिश भी की, क्योंकि जेपी नड्डा ने कहा, अमित शाह भी कहते रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि 5 साल जो आपने दिए, बहुत सारी समस्याओं का जिक्र आज जेपी नड्डा ने कहा कि बहुत सारी समस्याएं थी, उन पर हमने 5 साल में काम किया, और अगले 5 साल पर भी निरंतर उन पे काम रहेगा। आपको क्या लगता है, जिन तमाम कमिटमेंट्स का जिक्र किया गया है इस विजन डॉक्यूमेंट में, वो कितनी महत्वपूर्ण है अगले 5 साल के लिए असम के विकास के लिहाज से? देखिए, निश्चित तौर पर असम, क्योंकि पूर्वोत्तर का राज्य था, और असम में जिस तरीके के राइट्स होते थे, जिस तरीके की यहाँ पर हिंसा चलती थी, उसको रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पिछले 5 सालों में सरकार ने ये काम किया, दावा किया कि पूरे कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, और आने वाले समय में भी उसी तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और जब जेपी नड्डा यहाँ पर अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे थे तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 5 साल के दौरान सरकार ने जिस तरीके से अपने काम को अंजाम दिया, वो एक बखूबी काम किया, और लेकिन जो जनता के पूरे काम है उसको आगे भी उसी गति से सुचारू रखने के लिए एक बार फिर मौका दीजिए। जो काम बचे हुए हैं या जिन कामों को गति दी गई है उसमें तारतम्यता बनी रहे, इसकी भी एक जरूरत है। और एक बड़ी बात, जो असम में असमिया प्राइड की जो बात की जाती है, उसको पूरी तरीके से बचाने की घोषणा पत्र में बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है। और जो सीए, जो राज्य में बड़ा मुद्दा विपक्ष बना रहा है, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी
लगातार अपनी चुनावी रैलियों में सीए का मुद्दा उठाते हैं और ये कहते हैं कि सीए को नहीं लागू होने देंगे। जी। तो बीजेपी ने आज साफ कर दिया है कि सीए लागू होगा राज्य में और गलती किसी तरीके की उसमें होने की गुंजाइश नहीं होगी। विक्रांत लौट रहे हैं, और अगर आप किसी बीजेपी नेता से बात भी कर सकें कि कितने भरोसे में ले पाएंगे इस बार 5 साल के लिए असम को, बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार सुन लेते हैं जरा, जेपी नड्डा ने मैनिफेस्टो जब जारी किया, विजन डॉक्यूमेंट जारी किया, तो किन कमिटमेंट्स की बात की? 2 लाख लोगों को हम नौकरी सरकारी क्षेत्र में देंगे और उसके लिए 1 लाख की कमिटमेंट हमारी 31 मार्च 2022 तक देने की है और साथ ही साथ रेस्ट को हम आगे बढ़ाएंगे और लगभग हम इसी तरीके से 8 लाख जॉब्स हम प्राइवेट सेक्टर में हम एनहांस करेंगे और उसको हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। ये हमारा यूथ के प्रति कमिटमेंट है। और आइए बढ़ते आगे। महाराष्ट्र में चिट्ठी बम पर सियासी भूचाल मचा है। गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर छिड़ा है संग्राम, और इस बीच देशमुख का एक हवाई टिकट भी आ गया है सामने, जिसमें उनकी नागपुर से मुंबई की यात्रा का जिक्र है। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि देशमुख 5 से 15 फरवरी तक कोरोना की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे और इसके बाद वो होम क्वारंटीन हो गए थे। लेकिन अब चार्टर्ड टिकट सामने आने के बाद अनिल देशमुख ने सफाई जारी की और ये कहा कि होम क्वारंटीन के लिए डॉक्टरी सलाह के लिए वो मुंबई गए थे। वहीं शरद पवार और अनिल देशमुख के तर्कों पर बीजेपी लगातार कर रही है पलटवार, और कुछ देर में महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें यह माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कुछ सबूत रखे जाएंगे, कुछ एविडेंस रखे जाएंगे। जो देशमुख की सफाई पर शरद पवार ने जिस तरीके से कहा कि आखिर कैसे वो मुलाकात कर सकते हैं वाजे से, क्योंकि वो तो क्वारंटीन थे, उनको कोरोना हुआ था, अस्पताल में भर्ती थे। इन तमाम सवालों को उठाते हुए सबूत पेश करेंगे, इस तरह की बात बीजेपी नेताओं की तरफ से कही जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देवेंद्र फडणवीस की तरफ से हो सकती है। लेकिन आपको बता दें, हवाई टिकट सामने आने के बाद अनिल देशमुख की एक बार फिर से सफाई सामने आई और उन्होंने इस मामले में भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। त्यानंतर 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारी पर्यंत मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलमध्ये भरती होतो। 15 फेब्रुवारीला मला जेव्हा डिस्चार्ज मिळाला त्यावेळेस होम क्वारंटाईनसाठी मी खाजगी विमानाने नागपूरहून लगेच मुंबईला आलो। होम क्वारंटाईन झाल्यानंतर वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने साफ कहा कि सिर्फ चिट्ठी लिखने से आरोप साबित नहीं हो जाते और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार को कार्रवाई करनी अब कर लेगी। मैं लॉजिक बता रहा हूँ। वहाँ एक न्याय है, वहाँ एक बात आप दूसरी करते हो और यहाँ दूसरी बात करते हो। लेटर ये कोई एविडेंस आधार नहीं होता, उसके ऊपर जांच होती है। हाँ, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति मत करिए। राजनीति अगर शुरू हो गई करने तो हम आपसे ज्यादा राजनीति हम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच कांग्रेस ने आज शाम समन्वय समिति की बैठक बुलाई और इस बैठक में पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, नाना पटोले और बाला साहब थोराट जैसे वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक के बारे में न्यूज 18 से बातचीत में बाला साहब थोराट ने बताया कि पूरे विवाद पर चर्चा होगी। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता, सीएलपी लीडर और महाराष्ट्र कैबिनेट में राजस्व मंत्री बाला साहब थोराट हैं। थोराट साहब, जिस तरीके का ये मामला सामने आया है, ये कितना गंभीर मामला देखते हैं, और ख़ास करके बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में लूट मची है? नहीं, जो हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, वो तो गंभीर है ही। जो हुआ है इसमें तो गंभीरता है ही, बाकी क्या बोलेंगे। उसका तो एनआईए इंक्वायरी कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से ये कहा जा अनिल देशमुख का इस्तीफा होना चाहिए तुरंत और उसके बाद ही सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये तो अलग है। ये इन्वेस्टिगेशन ये अलग है, ये अभी नया कुछ आया है। हमने सीएम साहब के साथ बात की है, कांग्रेस के हम सब लोगों ने, और महाविकास आघाड़ी हम सब लोग भी साथ बैठने वाले हैं। आपकी भूमिका, बेसिकली कांग्रेस की भूमिका इस मामले में नई परमवीर सिंह के पत्र के बाद किस तरीके से? नहीं, इसका ये जो अभी चल रहा है एनआईए का, वो तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके बारे में हमारी दो राय नहीं है। ये परमवीर सिंह जी का जो लेटर है उसके बारे में हमने सीएम साहब के साथ बात की है।
100 करोड़ की चिट्ठी बम को लेकर सियासी तूफान मचा है। हालांकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के साथ खड़े हैं। पिछले 2 दिन में 2 बार शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनका बचाव किया। परमवीर सिंह ने चिट्ठी में दावा किया था कि फरवरी में सचिन वाजे की अनिल देशमुख के साथ मुलाकात हुई है, जिसके बाद शरद पवार ने अनिल देशमुख का बचाव किया और यह दावा किया कि 5 से 15 फरवरी तक देशमुख और वाजे की मुलाकात हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस दौरान अनिल देशमुख कोरोना की वजह से अस्पताल में थे। शरद पवार ने यह भी कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। From 6th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. परमवीर सिंह के महाराष्ट्र आपको बता दें, परमवीर सिंह की तरफ से जिस तरीके से आरोप लगाया गया है अनिल देशमुख पर, उसके बाद राज्य में राजनीतिक हलचल तेज है और इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कानून व्यवस्था से जुड़े बड़े अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और इस चिट्ठी बम के बाद विरोधियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। आरपीआई नेता रामदास आठवले ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की। अनिल देशमुख की भी पलटवार कर रहे हैं, लेकिन इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसी तरह की जो मांग परमवीर सिंह ने की है उसके मुताबिक हमें भी लगता है कि भाई इसकी पूरी सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी की सरकार बर्खास्त करनी चाहिए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हम 24 तारीख को राज्यपाल महोदय को, महामहिम राज्यपाल महोदय को मिलने जा रहे हैं, टाइम मांगा है और हम महामहिम राज्यपाल महोदय से यही अपील करेंगे कि आप इस महाराष्ट्र की परिस्थिति, आप घटना प्रमुख हो राज्य के, वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी से आप इसके बारे में अहवाल मांगिए, मुख्य सचिव से अहवाल मांगिए और राष्ट्रपति महोदय को इस बारे में लिखिए। उधर प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला करते हुए एक ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र सरकार का सीएमपी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बल्कि पुलिस के जरिए पैसे इकट्ठा करना है। सचिन वाजे केस में महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की टीम सबूतों को खंगालने में जुटी है। महाराष्ट्र एटीएस ने उस वॉल्वो कार को जब्त कर लिया है जिसका इस्तेमाल सचिन वाजे करता था। वॉल्वो कार को दमन में छिपाकर रखा गया था। सचिन वाजे केस में अब तक 6 गाड़ियों को बरामद किया जा चुका है, जिसमें 2 मर्सिडीज, एक टोयोटा प्रेडो, एक इनोवा और एक स्कॉर्पियो भी शामिल है। एनआईए को सचिन वाजे के दफ्तर की तलाशी के दौरान कुछ मोबाइल और लैपटॉप भी मिले। मग हिंदीमध्ये करतो, परंतु माननीय पवार साहेबांनी हा विषय राष्ट्रीय केलेला असल्यामुळे आज आपला प्रघात बदलून आणि तमाम मराठी पत्रकारांची आणि माय मराठीची क्षमा मागून मी आजची पत्रकार परिषद ही हिंदीत सुरू करणार आहे। त्यांच्या एवढं चांगलं इंग्लिश माझं नाहीये। हम सभी जानते हैं कि एंटीलिया के सामने जो बॉम्ब की गाड़ी पकड़ी गई और उसके बाद कुछ इवेंट्स का सिलसिला शुरू हुआ, उन घटनाओं में एपीआई सचिन वाजे ये अरेस्ट हुए। एटीएस ने भी कुछ लोगों को अरेस्ट किया और कई चीजें इसमें से बाहर आई और इस बीच मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री परमवीर सिंह, इन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा और उस पत्र में उन्होंने ये आरोप लगाया कि तकरीबन 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली के टारगेट्स ये गृह मंत्री जी ने एपीआई वाजे और उनकी टीम को दिए थे।
और उसी के चलते एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, वो कोर्ट में भी गए। कल आदरणीय शरद पवार साहब इस मामले को लेकर उन्होंने एक प्रेस की और परमवीर के दावे इसलिए झूठे हैं कि गृह मंत्री तो 1 तारीख से 15 तारीख तक अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटाइन थे, और जो ट्वीट्स पवार साहब के हैंडल से हुए उन ट्वीट्स में यह दिखाई पड़ता है कि मानो गृह मंत्री जी ये नागपुर में होम क्वारंटीन थे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से कई लोगों ने देखा भी है, कुछ ने बताया भी है, ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे। उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। और अगर हम देखेंगे तो 15 तारीख से वे अपने घर पर थे, लेकिन मेरे पास पुलिस विभाग के भी 2 मूवमेंट्स के कागज है। पुलिस विभाग में रोज मूवमेंट्स के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है, उनका एक मैनिफेस्ट तैयार होता है मूवमेंट्स का। और अगर हम देखें तो इसमें तारीख जो है एक 17 फरवरी है। 17 फरवरी में जो लिखा हुआ है तो भगत सिंह कोश्यारी जी मुंबई रहेंगे, उद्धव ठाकरे जी अपने सोई अनुसार, अजित पवार जी मुंबई, शरद पवार जी पुणे, नितिन गडकरी जी दिल्ली और अनिल देशमुख जी इसमें लिखा है 17 फरवरी 2021 15 वाजता, 15 बजे आणि 3 बजे मोटरीने सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे आगमन आणि ओपन। दूसरा एक 24 तारीख का मैनिफेस्ट है जिसमें वापस, चूंकि ये सारे Z+ प्रोटेक्टिव होंगे इसलिए इन्हीं का नाम इसमें आता है। फिर कोश्यारी जी, उद्धव ठाकरे जी, कोश्यारी जी मुंबई, उद्धव ठाकरे जी सोई अनुसार, अजित दादा पवार, सह्याद्री अतिथीगृह 15 बजे, 3 बजे शरद पवार साहब मुंबई, नितिन गडकरी जी दिल्ली, अनिल देशमुख जी ये 11 बजे 24/2/2021 11 बजे मोटरीने निवासस्थान ते मंत्रालय जाणार, सोयीने निवासस्थानी परत येणार। अब ये मैनिफेस्ट है, गए कि नहीं मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई दावा नहीं करूंगा, लेकिन ये पुलिस के मूवमेंट के मैनिफेस्ट ये मेरे हाथ में लगे हुए हैं। सबसे महत्व की बात इसमें यह है कि जो परमवीर सिंह इन्होंने पत्र लिखा है, आप सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था, उस पत्र में SMS का एक या WhatsApp जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है, और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ HM सर, और उसमें ACP पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुआरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई गई, और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और मेरा मानना यह है कि 15 से 27 इस बीच गृह मंत्री जी जो होम क्वारंटाइन थे वो आइसोलेशन में नहीं थे। कई लोग उनको मिले हैं, कई अधिकारी उनको मिले हैं, और जिसके बारे में जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत आसान है। दूसरा एक
महत्व का विषय मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। मैंने परसों की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ट्रांसफर्स का एक रैकेट ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ा। पकड़ने से पहले बाकायदा डीजी और एसीएस होम की परमिशन ली और उसका एक ये रिपोर्ट भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। 2017 में जिस समय मैं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री था, आप लोगों को याद होगा कि मुझे जानकारी मिली थी कि मुंबई के किसी होटल में कुछ लोग डीलिंग कर रहे हैं और कुछ पुलिस अधिकारी वहां जा रहे हैं। मैंने तुरंत कमिश्नर इंटेलिजेंस को बुलाया, मुंबई सीपी को बुलाया, एक प्लान ऑपरेशन हमने किया, तुरंत इंटरसेप्शन किए, उन सभी लोगों को अरेस्ट किया और चार्जशीट भी दाखिल हुई क्योंकि सारे सबूत इंटरसेप्शन के माध्यम से थे। इसी प्रकार से वही सीओआई जब उस समय थी, वही सीओआई अभी भी थी। और मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मेरे आने से पहले भी माननीय आर पाटिल जी के समय कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस वही सीओआई थी, श्रीमती रश्मि शुक्ला, और इसलिए उनको तीनों गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस है। तो उनको जब ये जानकारी मिली कि एक रैकेट ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है, तो उन्होंने बकायदा उसके बारे में डीजी साहब के ध्यान में ला कर दिया और फिर नियम के अनुसार माननीय डीजी साहब ने उसमें थ्रू डीजी एक परमिशन एसीएस होम को मांगी गई कि ये सारे नंबर हमको इंटरसेप्शन पे लगाने, और बकायदा एसीएस होम ने वो परमिशन दी। उस परमिशन के तहत जब कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ तो बड़ी एक्सप्लोजिव चीजें बाहर आने लगी और कई बड़े अधिकारी, कई पॉलिटिकल लोग, इनके नाम, चर्चाएं ये इसमें से बाहर आने लगी। और ये सारी चीजें ध्यान में आने के बाद इसको सारा कंप्लीट इसका रिपोर्ट उस समय सीओआई ने तैयार किया और 25/8/2020 को यह रिपोर्ट सीओआई ने, कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने डीजी साहब को दिया और डीजी साहब ने 26 तारीख को, ये अनसाइंड है लेकिन जो मंत्रालय में वो साइंड है, आप उसकी चिंता मत कीजिए, नहीं तो फिर वापस, और ये तो साइंड लेटर है। 26 तारीख को उन्होंने, डीजी साहब ने उस समय के एसीएस श्री सीताराम कुंटे जी को ये फॉरवर्ड किया और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा कि ये जो सारा रिपोर्ट है, hence it is recommended that this be brought to the notice of Honorable Chief Minister at the earliest and an immediate and comprehensive inquiry be ordered by the state CID to identify concerned individuals and take necessary legal action. It is also advised that the secrecy of the report be ensured in order to prevent unnecessary scrutiny which may bring disrepute to the government. ऐसा बिल्कुल क्लियर पत्र ये डीजी साहब ने उसके बाद लिखा।
26 8 पहला जो है जो COI ने लिखा हुआ है वो 25/8/2020 का है, यानी आज से 9 महीने पहले, कितना, हाँ 8-9 महीने पहले। दूसरा वो 26/8 का है। मेरी जानकारी के अनुसार उसके बाद इसके बारे में पूरी ब्रीफिंग ये माननीय मुख्यमंत्री जी को हुई और मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न भी जाहिर किया, और ये मेरे पास डेटा है, करीबन 6.3 GB का, 6.3 GB का ये डेटा मेरे पास है कि जिसके अंदर ये सारे कॉल्स इंटरसेप्ट किए हुए हैं, और ये एक पूरा रिपोर्ट इसका जो है, मतलब ये कवरिंग लेटर है, और कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे गए। लेकिन जब ये ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी के यहां चली गई, और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। कैसे हुई? तो पहले कमिश्नर इंटेलिजेंस को, वो सीनियर मोस्ट थी, डीजी का उनका प्रमोशन था, उनका डीजी का प्रमोशन रोक दिया गया और उनके नीचे वालों को एडवांस प्रमोशन दिया गया। उसके बाद चूंकि उनका रिकॉर्ड इम्पेकेबल था, सारे उनके सीआर बिल्कुल अच्छे थे, तो उसके चलते उनको प्रमोशन देना ही पड़ा। तो उनको प्रमोशन ऐसी जगह दिया, डीजी सिविल डिफेंस, जो पोस्ट ही अस्तित्व में नहीं है, और सरकार पोस्ट तैयार कर सकती है, लेकिन उनको देते समय कैबिनेट का भी अप्रूवल नहीं दिया पोस्ट तैयार करने के लिए, और 10x10 का केबिन उनको दिया गया। मतलब उनको बताया गया कि आपने ये जो इंटरसेप्शंस किए नियम के अनुसार और रिपोर्ट जो तैयार की, ये रिपोर्ट तैयार करना आपकी गलती है, क्योंकि इसमें जो लोग लिप्त है वे सारे के सारे लोग इसके कारण एक्सपोज होते हैं। और जैसा मैंने कहा, जानबूझकर 25 अगस्त 2020 से आज तक इतने सेंसिटिव रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आश्चर्य की बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जिनके नाम आए हैं उनको वही पोस्टिंग्स मिली है, उनको वही पोस्टिंग्स मिली है, और इसलिए ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार का मामला है। मैं उनका लेटर जरूर आपको एक्सेस कराऊंगा, पर मैं उसके एनेक्स्चर्स और ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव नेचर की है। इसमें कई अफसरों के नाम आते हैं, कुछ सीनियर अफसर्स के भी नाम आते हैं, और इसलिए मैंने आज शाम को दिल्ली में होम सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट मांगी है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं दिल्ली जाने वाला हूं, और ये पूरी जानकारी मैं होम सेक्रेटरी को दूंगा, और मैं उनसे निवेदन करूंगा, चूंकि कई आईपीएस अफसर है, कुछ नॉन आईपीएस भी है, कुछ छोटे भी अफसर है, लेकिन चूंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और उनके कस्टोडियन ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसलिए होम सेक्रेटरी इस पूरे मामले की जांच ये सीबीआई से करे, इस प्रकार की मांग मैं
होम सेक्रेटरी को करने वाला हूं। आपल्याला माहिती आहे की काल माननीय पवार साहेबांनी दिल्लीला एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि श्री अनिल देशमुख जी पहिले ॲडमिट होते, नंतर होम क्वारंटीन होते, त्यामुळे परमबीर सिंग यांचं पत्र चुकीचं आहे असा सांगण्याचा प्रयत्न केला। मात्र त्यानंतर तात्काळ मी एक व्हिडिओ रिलीज केला आणि त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी स्पष्टपणे त्यांनी घेतलेली प्रेस दाखवली आणि त्यानंतर माननीय पवार साहेबांचे जे ट्विट्स आहेत त्या ट्विट्समध्ये त्यांनी असं सांगितलं आहे की ते जणू काही नागपूरलाच होम क्वारंटीन होते। हे खरं नाही आहे। या संदर्भातला पॅसेंजर मॅनिफेस्ट आहे, ते प्रायव्हेट जेटनी मुंबईला आले होते, ते मुंबईमध्ये होते आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की माझ्याजवळ 2 पोलीसचे मॅनिफेस्ट आहेत की ज्याच्यामध्ये त्यांच्या मुवमेंट दाखवलेल्या आहेत। त्या झाल्या आहेत की नाही मी याच्यावर काही भाष्य करणार नाही। त्यासोबत श्री परमबीर सिंग यांनी जे काही त्या ठिकाणी पत्र लिहिलं आहे त्या पत्रामध्ये SMS किंवा व्हॉट्सॲपचा जो पुरावा लावला आहे त्यामध्ये अतिशय स्पष्टपणे परमबीर विचारत आहेत की वाझे कधी भेटले आणि त्यात ते पाटील असं म्हणत आहेत फेब्रुवारी एंडला। त्यामुळे काल पवार साहेबांनी चौकशीही न करण्याकरता किंवा राजीनामा द्यायची आवश्यकता नाही याकरता जी कारणं सांगितली, मला असं वाटतं की पवार साहेबांना चुकीचं ब्रीफिंग देण्यात आलं आणि एवढ्या मोठ्या नेत्याला अशा प्रकारे चुकीच्या गोष्टी त्यांच्या तोंडातून वदवून उघडं पाडलं। खरं म्हणजे NCPनेच विचार केला पाहिजे की याच्या पाठीमागे कोण आहे, कारण त्यातली सगळ्या गोष्टी या चुकीच्या निघालेल्या आहेत आणि 15 ते 27च्या दरम्यान कोण कोण त्यांच्या घरी गृहमंत्र्यांना भेटत होतं या संदर्भातली सगळी माहिती गृहमंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए। सभी ने, मैंने कल भी उसको ट्वीट भी किया था। उस पत्र में SMS का एक या व्हाट्सएप जो भी होगा उसका उन्होंने एक सबूत दिया है, एक एविडेंस दिया है और जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से वो पूछते 16 मार्च को एंड व्हाट इज द डेट ऑफ वाजेज मीटिंग विथ HM सर, और उसमें ACP पाटिल बोलते हैं यस सर बट इट इज इन द एंड ऑफ फेब्रुवरी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है। तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पीसी और पीसी करते हुए उन्होंने शरद पवार की तरफ से किए गए दावे पर सवाल उठाए। शरद पवार कह रहे थे कि 1 फरवरी से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे नागपुर में, देशमुख तो वहीं 15 से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन थे। लेकिन इन दावों पर सवाल खड़े करते हुए कुछ डिटेल्स के साथ देवेंद्र फडणवीस पीसी करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने पुलिस विभाग की उस डिटेल को शेयर किया जिसमें VIP मूवमेंट्स की जानकारी रखी जाती है और कहा कि 17 तारीख को और 24 तारीख की डिटेल रखी और कहा कि वो मुंबई में ही थे, देशमुख और सबसे मिले थे होम क्वारंटीन के दौरान भी।